अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैंप मीडियम। कल हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1897 में जे थॉमसन ने इसको स्टडी किया था। सारा हमने इसका अपरेटस वगैरह पढ़ा और इससे जो हमने कंक्लूजन्स निकाले वो हमने पढ़े और एट द एंड हमने देखा कि ई बाय एम वैल्यू जो है वो कितनी आती है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ई बाई एम वैल्यू, यानी 1 किलोग्राम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो उनकी ई बाई एम वैल्यू होगी वो इतनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है मिलीकॉन्स आयल ड्रॉप मेथड। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करने के लिए हम लोग ये जो मेथड है मिलीकॉन्स आयल ड्रॉप मेथड ये यूज़ करेंगे। ये मेथड जो है ये डिवाइस किया गया था मिलीकॉन्स बाय मिलीकॉन, यानी मिलीकॉन ने इसे डिवाइस किया था। हमने इसके नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा है और इसने किया था 1909 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, इसने एक सिंपल अरेंजमेंट ली थी। वो अरेंजमेंट किस तरह से है वो उसके सारी जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसकी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद। इसके पहले मैं आपको इसका अपरेटस बता दूं कि अपरेटस में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है। अपरेटस के अंदर सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने यूज़ करनी है एक मेटालिक चैम्बर होगी। ठीक है, मेटालिक चैम्बर के साथ हम लोगों ने दूसरी चीज़ जो यूज़ करनी है वो होंगे इलेक्ट्रोड्स मीन्स कि जो कैथोड है और एनोड है दोनों पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी। ठीक हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने इसमें यूज़ करनी है वो यूज़ करना है एक एटमाइज़र जो होता है वो जो एटम के साइज़ के पार्टिकल्स रिलीज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो एटमाइज़र होता है। और फोर्थ चीज़ जो हमने इसके अंदर यूज़ करनी है वो होगा जनाब एक वैक्यूम पंप होगा इसके अंदर। ठीक है, जो हमने एयर उसके अंदर डाली है उसको, और फिफ्थ चीज़ जो है वो एयर या गैस होगी कोई भी। ठीक है, जिसको हमने फिल करना है उस चैम्बर के अंदर। ठीक है, और वैक्यूम पंप उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। छठी चीज़ जो है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं। वो लाइट यानी कह लें कि टॉर्च की तरह की होती है, वो ऑब्ज़र्व करने के लिए है, वहाँ से हम देख भी सकते हैं और वो यूज़ की जाती है ड्रॉपलेट्स को कह लें कि रोशन करने के लिए। ठीक है, ब्राइटनेस जो है उसको इन्हांस करने के लिए। और सातवीं चीज़ जो है वो हमारे पास होगा सोर्स ऑफ एक्स रेज़ हमें चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और सातवीं हो गई और आठवीं चीज़ जो हमारे पास है वो है वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी हमें चाहिए। ज़ाहिर है हमने जब इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करने हैं तो उसके साथ हमें बैटरी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने कितनी चीज़ें देखी हैं, 7 चीज़ें। अब ये इसका अपरेटस है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अपरेटस है इसको किस तरह से हम लोगों ने अरेंज करना है ताकि हम ये एक्सपेरिमेंट मिलीकॉन्स आयल ड्रॉप मेथड वाला एक्सपेरिमेंट जो है इसको परफॉर्म कर सकें। तो आइए, ये बहुत इजी है, हम इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक मेटालिक चैम्बर। ठीक है, वो मेटालिक चैम्बर जो है वो किस तरह से होगी आपको पता है। ड्राइंग मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं है लेकिन आप लोगों ने ज़रा ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये आपके पास मैंने ड्रॉ किया है एक इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का नाम है ए। ठीक हो गया, इसके अंदर ये छोटा सा एक होल है, इस होल का नाम रखा हुआ है हमने ओ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मौजूद है ये एक सुराख, थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे। ठीक है, और यूँ ये जाके क्लोज़ हो जाती है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर मौजूद है दूसरा इलेक्ट्रोड। उसकी शेप है कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक इनलेट बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सुराख है ना, यहाँ से हम लोगों ने डाली होती है इसके अंदर टेलीस्कोप। ये रोशनी भी करती है और यहाँ से हम इसको आई पीस के थ्रू हम इसे देख भी सकते हैं। ये हमारे पास वो आँख है जो ऑब्ज़र्व करेगी जनाब, ये वाली। ठीक हो गया, यहाँ से ये आई पीस है, हम यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसके अंदर जो हो रहा है उसको।
यहाँ पर कनेक्टेड है एक एटमाइज़र, इसी तरह से उसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये उसका इनलेट है, यहाँ पर छोटा सा होल होता है, इस होल से निकलते हैं ड्रॉपलेट्स बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। ये फिर उनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस होल के थ्रू नीचे आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर पूरी ये जो चैम्बर है ना, इसके ऊपर मेटल की कोटिंग है, मेटेलिक चैम्बर है ना, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने मेटेलिक चैम्बर लेनी है। इस तरह से इसके ऊपर पूरी मेटल की कोटिंग जो है वो हुई हुई होती है। ये यहाँ पर होती हैं एक्सरे का सोर्स, ये हमने एक वायर लगाई हुई है जिसके थ्रू हम एक्सरेज जो है इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर वाला इलेक्ट्रोड इसका नाम है ए, और नीचे वाला इलेक्ट्रोड जो है इसका नाम है ए डैश। ये इलेक्ट्रोड जो है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, यानी ये है कैथोड, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये वाला जो है ना जनाब, इसके साथ जो कनेक्टेड है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, एनोड, ठीक हो गया। हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसके दरमियान, इस रीजन के दरमियान, इन दोनों प्लेट्स के रीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको हम क्रिएट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, दिस इज़ टेलीस्कोप, ठीक है। ये जो चीज़ है, दिस इज़ एटमाइज़र, एटम के साइज़ के पार्टिकल्स रिलीज़ करने वाली मशीन को एटमाइज़र कहते हैं। ये ट्यूब है इसकी एटमाइज़र की। ये जो आपको छोटे छोटे ज़रात नज़र आ रहे हैं, ये ऑयल स्प्रे है, मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है ना, मैं आपको बताती हूँ भी क्या होता है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो है ये है मेटालिक चैम्बर। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है ये समझ आ गई है, ठीक है। ये मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये उसकी डायग्राम है। अब ज़रा इस प्रोसीजर को आप लोग समझ लें कि होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारे पास शुरू में कैथोड और एनोड है, इसकी हमने बैटरी जो है ना, जो इसको वोल्टेज सोर्स दे रही है, वो हमने ऑफ़ कर देनी है, ठीक है। वो हमने ऑफ़ कर दी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एटमाइज़र जो है उसको पंप करेंगे, ठीक है। एटमाइज़र यहाँ से ऑयल के ड्रॉपलेट्स को रिलीज़ करेगा, ठीक है। ये जो टेलीस्कोप है ना, इसके थ्रू हमने इसका इनर वाला जो ये वाला एटमॉस्फेयर है ना, इसको रोशन कर लेना है, ठीक है। और हम यहाँ से आँख के थ्रू इसके अंदर से देख सकते हैं, नेकेड आई से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारे का सारा जो होता है ना, ये ब्लैक, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, डार्क होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है। रोशनी सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगी, जो ड्रॉप्स होंगे ना मटेरियल पार्टिकल, सिर्फ उनके ऊपर रोशनी पड़ेगी और वो रोशन हो जाएंगे और बाकी बैकग्राउंड सारा ब्लैक रहेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, एटमाइज़र जो है वो स्प्रे करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स की, ठीक है। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की स्प्रे जो है, वो ड्रॉपलेट्स जो यहाँ से स्प्रे के थ्रू बाहर आते हैं वो एटम के साइज़ के होते हैं, इसलिए हम इसे एटमाइज़र कहते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ये जो होल आपको नज़र आ रहा है ना, ओ, इसके थ्रू एस्केप करके इस रीजन में आ जाते हैं। इस रीजन में जब वो आएंगे तो उसको हम टेलीस्कोप के थ्रू हमने रोशन किया है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसका बिहेवियर देखेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ की हुई है, आपको पता है, मैंने बताया वोल्टेज सोर्स को आपने ऑफ रखना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आएगा ना, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। वो नीचे क्यों गिरेगा, क्योंकि कोई अट्रैक्शन वगैरह तो उसे फील हो नहीं रही, सिर्फ वो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। हम उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है। उसकी वेलोसिटी जो भी होगी, वो वेलोसिटी जो है वो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg के इक्वल होगी, ठीक है, पहला केस। उसके बाद दूसरा केस हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि हमने अब करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी प्रिपेयर यहाँ पर जो है वो बन जाएगी। अब जो नीचे ड्रॉपलेट मौजूद था ना, जो पहले नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, वो जो ड्रॉपलेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने से पहले हमने उसको एक्स रेज उसके ऊपर फेंकनी है। एक्स रेज फेंकेंगे तो उसके ऊपर वो एक्स रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑयल ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना,
उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं तो वो नेगेटिव प्लेट से दूर भागता है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब वो ड्रॉपलेट जो पहले ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर रहा था, अब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो अब उसकी जो मूवमेंट है, वेलोसिटी जो होगी, वो वेलोसिटी जो है वो अब देखें उसके ऊपर दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही होंगी। उसको नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स भी खींच रही है, ऊपर से ये भी खींच रही है। तो वो अगर ऊपर मूव करेगा तो इसका मतलब है ये फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो वो उसकी वेलोसिटी जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो वो दोनों वेलोसिटीज जो हैं फिर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट केस है वो क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं केस नंबर 1। फर्स्ट केस जो है इसमें हम कहते हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ, यानी हमने उसको ऑफ किया हुआ है। उस केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम एटमाइज़र को ऑन करेंगे, वो ये ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करेगा। यहाँ से एक ड्रॉपलेट जो है वो नीचे आएगा। वो ड्रॉपलेट जो है सपोज करें कि ये है वो ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट जो है ना ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। डाउनवर्ड मूव क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड तो ऑफ है, इनके ऊपर चार्जेस तो है नहीं, तो वो नीचे क्यों मूव करेगा, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना उस टाइम पर वो होगी v1, और वो सारी की सारी डायरेक्टली रिलेटेड होगी उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड जी, ठीक है। वो इसके वेट के बराबर होगी, यानी कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो नीचे गिरता है तो उसका वो क्यों गिरता है, क्योंकि अपना उसका एक वजन होता है। एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दूसरा उसका मैस, दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि वो किस फोर्स के साथ नीचे जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है, वो उसकी m और g पे डिपेंड करती है। इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब आ जाएं दूसरा केस। दूसरा केस हम जब स्टार्ट करेंगे ना, यानी केस नंबर 2, सेकेंड केस में हमने क्या करना है, सेकेंड केस इसका व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने से पहले वी हैव टू चार्ज द ऑयल ड्रॉपलेट बाय एक्स रेज जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जब हम उसको चार्ज अंदर फेंकेंगे एक्स-रेज ऑयल के ड्रॉपलेट्स के ऊपर, तो वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब उस ऑयल के ड्रॉपलेट जो था ना ये वाला, उसने चार्ज पिक कर लिया। चार्ज पिकअप करने के बाद अब उसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जब आएगा उसके बाद हमने व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम ऑन करेंगे तो उस केस में आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। चूंकि इसने नेगेटिव चार्ज पिक कर लिया हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये नीचे वाली प्लेट से रिपेल होगा और ऊपर वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये ड्रॉपलेट मूव करना शुरू हो जाएगा अपवर्ड। अब इस ड्रॉपलेट के ऊपर आप क्या समझते हैं कि वो नीचे उसका जो वेट mg था वो ख़त्म हो गया? नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ। उसको नीचे से भी फोर्स फेस करनी पड़ी, वो नीचे भी मूव करना चाहता है और ऊपर उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव कर रही है, जो है वो खींच रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी उसने अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उसने क्या किया, काबू पा लिया। काबू पाने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो होगी v2। वो जो v2 वेलोसिटी होगी ना वो उसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और चार्ज जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ई चार्ज है, और कैपिटल ई जो है ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये जो है ना इसमें से हम mg यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना उस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स अपवर्ड। अब इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी मैं ये बात कर रही हूँ कि वो जो ड्रॉपलेट था अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg खींच रहा है और ऊपर उसको ई फोर्स खींच रही है। ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ई ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर है नेगेटिव प्लेट। वो नीचे नहीं जाता, वो अल्टीमेटली ऊपर मूव करता है। और ऊपर क्यों मूव करता है? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स या दिस वेलोसिटी। इस फोर्स की वजह से ई माइनस mg जब ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा होती है, ये कम होती है, तो फिर ये इस वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड पे डिवाइड होगी। v1 ओवर v2 वुड बी इक्वल टू mg ओवर ई माइनस mg। ये हमारे पास जो आ गई जनाब
फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हमने फाइंड क्या करना था भाई, हम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे थे ना, यानी इस सारी चीज़ के अंदर ये जो ई है ना, ये हमने फाइंड करना है। हमें मैस का तो पता होगा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ये मैस ऑफ ड्रॉपलेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। V1 हम टेलीस्कोप के थ्रू पता कर लेते हैं, V2 भी हम टेलीस्कोप के थ्रू हम नोट डाउन कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मैस भी, और ये जो कैपिटल ई है ना, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल ई मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिख देती हूँ, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये हमें पता होती है कि हम कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस वोल्टेज की वजह से कितना चार्ज यहाँ पर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता होती है। V1 V2 हम टेलीस्कोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। पीछे रह गया स्मॉल m और स्मॉल e, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना स्मॉल m, उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, ये m मैस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसने बताया है कि वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, उसको चेंज करता रहता है। पहले थोड़ी करता है, फिर ऑब्जर्व करता है उसके ऊपर उसका मैस कितना है या उसके ऊपर चार्ज कितना आया, फिर उसको चेंज करता है, फिर ऑब्जर्व करता है उसके ऊपर कितना चार्ज आया, ठीक है। तो बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलिकॉन फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट। उसने ये देखा कि जब हम डिफरेंट चेंज करते हैं ना, इसकी वेरिएशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि चार्ज हर ड्रॉपलेट के ऊपर डिफरेंट आता है। और जो सबसे छोटा चार्ज उसने देखा ना, यानी सबसे स्मॉल वैल्यू जो उसने देखी वो थी, चार्ज की जो सबसे स्मॉल वैल्यू थी वो उसने ऑब्जर्व की थी 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है। तो इतने कूलम्स उसने सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो ऑब्जर्व की थी। और वो छोटी वैल्यू जो ऑब्जर्व की थी वो अभी नियरेस्ट वैल्यू, जब रिसेंट वैल्यू हम चार्ज की यूज़ करते हैं, वो होती 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। देखें इसमें थोड़ा स्लाइड से डिफरेंस है, 59 जो है इसको हम 6 भी कर सकते हैं ना, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ये तकरीबन वैल्यूज़ जो हैं ये बराबर आ रही हैं। तो इस तरह से उसने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। जो सबसे छोटा चार्ज था उसने कहा कि वही स्मॉलेस्ट चार्ज है ना, वही उस ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है ना वो कितना है 1.602 × 10⁻⁻19, और सबसे छोटा चार्ज जो है वही बेसिकली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि अब हमें चार्ज तो पता चल गया, ये चार्ज हमने निकाल लिया, मिलिकॉन ने निकाल लिया, E/m वैल्यू भी यहाँ पर उसने निकाली हुई है। उसने कहा कि यहाँ से हम मैस डिटर्मिन कर सकते हैं। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें E/m, E/m वैल्यू ये कितनी है यहाँ पर 1.7588 × 10⁻11, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम, ठीक हो गया। अब ये E/m है ना, तो E की वैल्यू भी हमें पता है। ये देखें क्या है जो हमने अभी निकाली, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये E है हमें पता है, M हमने निकालना है। ये देखें ये M यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी M के साथ, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी E की वैल्यू हम पहले पुट करते हैं, वो है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। कूलम्स इस तरफ भी है, इस तरफ ही, उसको हमने कैंसिल कर दिया। M को उठा के उधर ले जाएं, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएँ, तो M किसके इक्वल हो जाएगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.7588 इंटू 10⁻11, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई दिस। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास आती है 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये है हमारे पास मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमने मैस निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, जो 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स है। जी ये देखें जनाब,
उसने क्या किया, उसने चार्ज निकाल लिया, मैस निकाल लिया, ई बाई एम वैल्यू उसके पास ऑलरेडी थी। इस सारे डाटा को यूज़ करते हुए उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाली टेबल 5.1 में। प्रोटॉन जो है उसके ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19, ये लेकिन ये पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, आपको पता है न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर वही सेम चार्ज है जो प्रोटॉन का, लेकिन उसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो रिलेटिव चार्ज इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है। आगे मैस देखें, मैस हमने निकाला इलेक्ट्रॉन का 9.1095 इंटू 10⁻31, न्यूट्रॉन का 1.6750 इंटू 10⁻27, प्रोटॉन का भी 1.6726 इंटू 10⁻27। मैस AMU में प्रोटॉन का होता है 1.0073, न्यूट्रॉन का होता है 1.0087 और इलेक्ट्रॉन का 5.485 इंटू 10⁻4। ये एटॉमिक मैस यूनिट में मैसेज हैं। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1911 में साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड। क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड का नाम पूरा क्या था? लॉर्ड रदरफोर्ड। इसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया और उस एटॉमिक मॉडल के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की। वो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, उस एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उस एक्सपेरिमेंटेशन में उसने जो चीज़ें यूज़ की वो क्या थी? सबसे पहली चीज़ जो उसने यूज़ की वो थी सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उसने यूज़ की वो क्या थी जनाब? गोल्ड फॉयल थी, या आप कह सकते हैं कि वो, हाँ, गोल्ड फॉयल ही थी। गोल्ड फॉयल, और उसकी थिकनेस थी 0.टेट्राज़ीरो4, 4 जीरोस और फिर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी थिकनेस थी उस गोल्ड फॉयल की जो उसने यूज़ की। एक और चीज़ उसने यूज़ की यहाँ पर, जिंक सल्फाइड प्लेट को एज एन डिटेक्टर, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ जब टकराते हैं तो वो फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। तो डिटेक्टर के तौर पर उसने जिंक सल्फाइड प्लेट जो है वो यूज़ की। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम यूज़ की, गोल्ड फॉयल यूज़ की और जिंक सल्फाइड प्लेट यूज़ की। अब उसने बेसिकली देखा क्या था कि उसने स्कैटरिंग ऑब्जर्व करनी थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। ठीक है, और वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव प्लूनियम से, या फिर किसी रेडियो एक्टिव कह सकते हैं कि रेडियम वगैरह से। ठीक है, और फोटोग्राफिक प्लेट जो हम लोगों ने यूज़ की थी उसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी, या आप उसको कह सकते हैं जिंक सल्फाइड प्लेट ही हमने यूज़ की है। ठीक है, वो उसको हमने डिटेक्टर के तौर पे यूज़ किया। वो किस तरह से कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल जिंक सल्फाइड प्लेट के, मैंने आपको बताया ना, स्ट्राइक करेंगे तो वो फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। अब मैं इसकी ज़रा आपको डायग्राम बता दूँ कि डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन किस तरह से है, क्या है और किस तरह से है। अच्छा, ये आपको एक नज़र आ रही है फॉयल, गोल्ड फॉयल जो उसने बनाई थी, मैं उसको यूं ही बनाऊंगी। गोल्ड फॉयल की थिकनेस, ये जो इतनी कम थिकनेस है ना, इसका मतलब है एटम्स की एक एक ही लेयर लगी हुई है उस फॉयल के ऊपर। शीट सी है वो, एक फॉयल सी है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होती है ना जो हम स्वीट्स के ऊपर डालते हैं, बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, तो उसके अंदर जनाब एक एक एटम ही अरेंज हुआ हुआ है। अब यहाँ से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, डायग्राम बना रही हूँ ना, वो चले जाएंगे स्ट्रेट, जो इनके दरमियान से गुजरेंगे। आगे हमने रखी हुई है प्लेट। ठीक है, वो प्लेट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट है और उसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है, किसकी किसकी कोटिंग की हुई है? जिंक सल्फाइड की कोटेड प्लेट। ठीक है, ये हमारे पास है गोल्ड फॉयल। थिकनेस कितनी है? 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी। ये हमारे पास हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर +2 चार्ज होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे, ज़्यादातर उनमें से ना, वो स्ट्रेट ही मूव कर गए ना, यूं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो यूं मूव कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्राइक किए और वापस आ गए। ठीक है,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्राइक किए एट लार्ज एंगल्स, ये काफ़ी बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये वापस आ गए। सिमिलरली यहाँ पर भी एक अल्फा पार्टिकल होगा, ये भी पलट आया वापस। कुछ जो हैं जो आगे जाएंगे वो जहाँ जाके टकराएंगे वहाँ पर जाके और फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक करता है तो फ्लैश प्रोड्यूस करता है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंटेशन देखी कि उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट मूव कर गए हैं, ठीक है, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। कुछ पार्टिकल जो हैं वो बैकवर्ड आ गए हैं, डिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं लार्ज एंगल्स पे, ठीक है। अब इससे उसने कुछ कॉन्क्लूजन्स डिवाइस किए। उन कॉन्क्लूजन्स में से उसने कहा कि ये चूंकि मैंने इतनी कम थिकनेस की गोल्ड फॉइल यूज़ की तो इसका मतलब है ये एक एक एटम ही अरेंज हुआ था, ठीक है। उसने सबसे पहली जो अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसने जो नतीजे निकाले या कॉन्क्लूजन किया, उसने सबसे पहले ये कहा कि एटम जो है, एटम इज जस्ट लाइक अ प्लैनेटरी मॉडल। एटॉमिक मॉडल जो है वो एक प्लैनेटरी मॉडल की तरह का है। दूसरी उसने ऑब्जर्वेशन जो लिखी कॉन्क्लूजन्स के अंदर, वो उसने कहा कि एटम जो है वो छोटे साइज का होता है, ठीक है, और उसके दरम्यान एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। उसने कहा कि एटम कंटेन्स न्यूक्लियस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम। यानी उसने कहा कि वो जिसके साथ जाके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया ना, उसके ऊपर कोई ना काफ़ी बड़ा चार्जर, वो हैवी है, उसका कोई मैस है, तो वो जो हैवियर चीज़ थी ना उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। उसने कहा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो सेंटर ऑफ एटम के अंदर मौजूद है, ठीक है, चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम। और दूसरी चीज़ उसने ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तीसरी चीज़ उसने हमें ये बताई कि जो आपके पास है ना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चौथा उसने ये बात कही कि एटम इज न्यूट्रल, which means that number of electrons around the nucleus and number of protons inside the nucleus are equal, that's why atom is neutral, ठीक है। ये बात उसने की, ठीक है। ये उसने तीन से चार पॉइंट्स दिए रदरफोर्ड ने। उसके बाद क्या हुआ कि रीसेंट रिसर्चेस से हमने ये देखा कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है ये सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि प्लैनेटरी मॉडल है, इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, या न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी हैं, जबकि जो इसके ऊपर अब मैं कहती हूँ कि ऑब्जेक्शंस लगी वो क्या थी। ऑब्जेक्शंस में सबसे पहला मसला जो था ना वो क्या था, द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकते, वो हमेशा मूवेबल होंगे। उसने ये कहा कि मूव करते हैं, लेकिन अगर मूव करते होंगे तो दरमियान में अगर पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह से ये देखें ये स्ट्रक्चर है, दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके ऑर्बिट्स के बारे में उसने हमें ना बताया नहीं कि वो ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या स्टेशनरी हैं या वो ऑर्बिट्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं या ओपन हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ बताया दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके गिर्द प्लैनेटरी मॉडल की तरह। लेकिन ये ऑर्बिट्स मैंने तो क्लोज ऑर्बिट ड्रॉ किया ना, उसने नहीं बताया कि ये क्लोज है या इस तरह का कोई सीन है, यूँ उसने ऐसा कुछ नहीं बताया,
ठीक है, वो कहता है कि बस इलेक्ट्रॉन है जो इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व करें। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएँ और अगर हम ये भी ना कहें कि वो ऑर्बिट जो है वो क्लोज है, तो फिर तो उस वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा और अल्टीमेटली वो करीब आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है एटम का वो सारे का सारा कोलैप्स हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि ये जो मॉडल है ना, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रेडियस जो होता है ना, वो इसका जो इसके गिर्द रेडियस है वो एक डिफाइंड रेडियस होता है, वो बिल्कुल इस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है उसमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर ये ऑब्जेक्शन था, ये वाली एक कह सकते हैं आपके ऑब्जेक्शन थी कि उसके अंदर क्या था कि उसका प्लैनेट लाइक जो स्ट्रक्चर है, पिक्चर है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया गया कि वो ऑर्बिट्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं या डिसक्लोज्ड हैं, ठीक है। अगर वो ऑर्बिट्स जो हैं वो डिसक्लोज्ड हों तो फिर तो एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, सारे का सारा एटम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे के साथ एनिहिलेट हो जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर को वाज़ेह रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके गिर्द जो है वो क्लोज्ड ऑर्बिट्स हों। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और जो समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।